नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 16 मार्च और चलिए जानते हैं 16 मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में बहिनी घोषणा करने जा रही है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जानते हैं सिक्किम सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में बहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। बहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। बहिनी योजना के तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य अपने यहाँ बहिनी योजना को लागू करने जा रहा है। तो यहाँ पर है आपका सही आंसर ए सिक्किम। सिक्किम ने अपने यहाँ आमा और बहिनी योजना की शुरुआत की है। आमा योजना वो है कि जो खास करके सिक्किम राज्य सरकार अपने राज्य में रहने वाली गैर कामकाजी महिलाओं को प्रति वर्ष 20,000 रुपये महीने प्रदान करेगी। और बहिनी योजना के तहत जो भी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां उन्हें मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया कराएगी। अगला अपडेट है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर हम जानते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। जेंडर संवाद का पहल का उद्देश्य जेंडरलेस के साथ पूरे भारत में डे नॉर्मल में हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आज का अगला अपडेट है, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है तीसरे, ऑप्शन सी है पांचवें और ऑप्शन डी है चौथे। तो यहाँ पर जानते हैं भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। साल 2022 की शुरुआत में भारत 7वें स्थान पर था। बाद में भारत अपने बाजार पूंजीकरण में 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 स्थान ऊपर चढ़ गया। अब भारत का कुल बाजार पूंजीकरण $3.21 ट्रिलियन का है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में किस स्थान पर है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 5वें स्थान पर। और कितने डॉलर के पूंजी के साथ, तो $3.21 ट्रिलियन पूंजी के साथ यह 5वें स्थान पे, जो कि पहले 7वें स्थान पर हुआ करता था। आज का अगला अपडेट है, देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 7 साल और ऑप्शन डी है 3 साल। तो यहाँ पे आपको बता दें देवाशीष पांडा को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में 2 सालों की सेवा के बाद पांडा ने 31 जनवरी 2022 को इस्तीफा दे दिया था। मई 2021 में पद खाली होने के 10 महीने बाद पांडा को IRDAI यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि देवाशीष पांडे को कितने सालों तक IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी 3 साल के लिए। ठीक है, आज का अगला अपडेट है, कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है रोमानिया। तो यहाँ पर जानते हैं कैटलीन नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
साल 1977 में कैटनी नोवाक का जन्म सेजेट में हुआ था और उन्होंने बुडापेस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस सेजेट विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। नोवाक ने साल 2001 में विदेश मंत्रालय के मामले में एक सलाहकार के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कैटलीन नोवाक जो कि एक महिला है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, हंगरी। आज का अगला अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है ए.के. सिकरी और ऑप्शन डी है मोहन मल्होत्रा। तो यहाँ पर जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. सिकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जो पूरे हिमालयी घाटी पर चार धाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। साल 2019 में प्रोफेसर रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने जनवरी में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रोफेसर चोपड़ा के इस्तीफा के बाद ए.के. सिकरी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसको उच्च अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, ए.के. सिकरी। ए.के. सिकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आज का अगला अपडेट है, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो यहाँ पर जानते हैं कि यूक्रेन में रूस के बढ़ते हमलों और तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास को पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के पश्चिमी भाग में हमलों सहित यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यहां भारतीय दूतावास के अस्थायी रूप में से पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि जो यूक्रेन में भारतीय दूतावास है उसे अस्थायी रूप में से किस देश में स्थानांतरित किया जा रहा है? तो आपका सही ऑप्शन है डी, पोलैंड। आज का लास्ट अपडेट है, क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए है 3.4 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 2.4 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 4.4 अरब डॉलर और ऑप्शन डी है 5.4 अरब डॉलर। तो यहाँ पर बता दें कि क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने 5.4 अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएट का अधिग्रहण किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह इस तरह के पहले अधिग्रहणों में से एक है। विश्लेषकों और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच उन्हें रूस और अन्य स्थानों से साइबर हमले बढ़ने की आशंका है। हालांकि यहाँ पे पूछा है कि क्लाउडेड सेवाओं को मजबूत करने के लिए गूगल ने मेडिएट का अधिग्रहण कितने डॉलर में किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, 5.4 अरब डॉलर में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।